गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और WBTET 2022 की परीक्षा की तैयारी कैसी हो रही है आप सबकी। वीडियो तो मैं रोज़ ही अपलोड कर रहा हूँ। कल भी मैंने 4 वीडियो अपलोड किए, आज मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं इंग्लिश ग्रामर के गजब कॉन्सेप्ट के साथ, गजब ग्रामर जीजी कॉन्सेप्ट के साथ। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक बड़ी ही प्यारी सी भाषा है और इसका 30 नंबर का वेटेज है WBTET के एग्ज़ाम में या CTET के एग्ज़ाम में भी। तो WBTET की ही बात करेंगे। बड़ी प्यारी भाषा है और ये है हमारी अपनी हिंदी। जी हाँ, हिंदी में हम जिस टॉपिक को आज हमने लिया है ये 2 से 3 नंबर, जी हाँ मिनिमम 2 से लेकर 3 नंबर के ये टॉपिक आते हैं ग्रामर के, खासकर हिंदी व्याकरण को लेके मैं आया हूँ। और ये 2 से 3 नंबर का वेटेज रखते हैं हर एग्ज़ाम में। और ये है हमारे मुहावरे और लौकिकतियाँ। जी हाँ, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ काबिल एकेडमी के इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे कुछ मुहावरे और लौकिकतियाँ को देखेंगे और समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। और एग्ज़ाम में इनके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के भी सारे सवाल हैं और बहुत सारे ढेर सारे मैंने नए सवाल लिए हैं जो आपके आने वाले WBTET 2022 की परीक्षा में आने के भरपूर चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा मुहावरे हैं क्या। देखिए, मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, वाक्यों का ही एक छोटा सा अंश होता है। ये पूरा वाक्य कभी भी नहीं होता, वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है। और ये जो मुहावरे होते हैं ये अपने शाब्दिक अर्थ से, माने ये जिन शब्दों से ये बने होते हैं उनका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन ये अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ रखते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये अपने उस विशेष अर्थ को कभी भी नहीं छोड़ते। भले ही आप इन्हें किसी भी वाक्य में किसी भी परिस्थितियों में इन्हें रखें, इनका मतलब वही होगा जो इनका मतलब होता है। जिस अर्थ के साथ इनका जन्म हुआ है उसी अर्थ के साथ ही रहते हैं, उसी अर्थ के साथ चलते हैं। भले ही वाक्य कितना भी किसी परिस्थिति का किसी भी अर्थ का हो, ये अपने अर्थ को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फटाफट हम इन्हें करेंगे क्योंकि इसमें कुछ तो करने का है नहीं। आपको मुहावरे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको इनका आंसर जो है बताना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, मज़ा आएगा। हिंदी पढ़ेंगे हम, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे कि इन सारे मुहावरों का अर्थ क्या है। एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपके आ जाने हैं पक्के। एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 70 दिन की स्ट्रेटेजी है, ज़रूर पहुँचेंगे अपनी मंजिल तक। चलते रहना है, रुकना नहीं है। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना इस तरह से क्या होता है। मैंने रमन से कुछ पैसे मांगे लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया, है कि नहीं। अंगूठा दिखाने का जो मतलब होता है, अंगूठा दिखाने का जो मतलब हम जिस सेंस में यूज़ करते हैं वो होता है कि समय आने पे लोग जो है धोखा दे देते हैं, छल करते हैं, है कि नहीं। तो अंगूठा दिखाने का सीधा मतलब जो विशेष अर्थ होता है वो होता है किसी को धोखा देना, खासकर समय आने पे धोखा देना। आपने मदद की उम्मीद लगाई थी लेकिन उसने क्या किया, अंगूठा दिखा दिया, यानी कि धोखा दे दिया। तो इसका जो है सही अर्थ, इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा धोखा देना। चलिए आगे चलते हैं। अंगार सिर पर ले लेना। अब भैया अंगार सिर पर ले लेना, अंगार क्या होता है, जलता हुआ जो कोयला होता है ना, जलता हुआ कोयला। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो अंगार का मतलब होता है जलता हुआ कोयला। अब अगर आप जलते हुए कोयले को उठा के अगर अपने सर पे रखेंगे तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, पूरा शरीर, आपका सर जो है जल जाएगा और आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, बहुत कठिनाई वाली परिस्थिति में पड़ जाएंगे। तो अंगार उठा के सिर पे धर लेना, इसका मतलब होता है संकट को निमंत्रण देना, विपत्ति सहना। तो इसका मतलब होता है कठिन विपत्ति सहना। अंगार यानी जलता हुआ कोयला, तो ये इसका मतलब है कठिन विपत्ति सहना। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अंगार बरसना। अब बताइए, अंगार, अभी हमने पढ़ा अंगार सिर पर रखना, जलते हुए कोयले को सर पे रख लिया, शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है कि मुसीबत को सहना। लेकिन अंगार बरसना, चीजें कब बरसती है, बारिश,
आसमान से बरसती है। चीज़ें कोई भी ऊपर से नीचे की ओर बरसेगी, नीचे से ऊपर की ओर तो बरसेगी नहीं, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो बरसना, अगर अंगार बरस रही है तो अंगार का मतलब होता है कोई गर्म चीज़। अब ऊपर से जलता हुआ कोयला तो नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन जो भी गिर रहा है वो गर्म चीज़ है। यानी किसकी तरफ इशारा कर रही है? धूप की तरफ, गर्मी की तरफ। यानी जब बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है तो हम कहते हैं ना यार आज तो सूरज जो है, सूरज भगवान अंगारे बरसा रहे हैं, है ना, माने इतनी धूप, इतनी जलन है। तो अंगार बरसने का मतलब होता है, अंगार बरसने का मतलब होता है कड़ी धूप होना, यानी बहुत ज़्यादा धूप होना, ये इसका मतलब हो गया। आगे देखते हैं अखाड़े में आना। अब देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अखाड़ा देखने जाते हैं और दूसरा जो अखाड़े में जाते हैं। अखाड़े में कौन जाता है? जो पहलवान होता है, जो कुश्ती की तैयारी करता है इतने दिनों से, और जब अखाड़े में जब इसकी कंपटीशन होती है तो सीधे अखाड़े के अंदर उतरता है। और जो लोग दर्शक होते हैं वो देखने आते हैं तो वो अखाड़े के बाहर खड़े रहते हैं, बांस के चौराहे के बाहर खड़े रहते हैं। और जो लोग अखाड़े के अंदर आते हैं, इसका मतलब ये होता है, अखाड़े के अंदर आने का मतलब ये होता है कि जो मुकाबला हो रहा है उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, है ना, इसका मतलब होता है मुकाबले में खड़ा होना। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। अंगार उगलना क्या है? अंगार उगलना। तो अंगार उगलना क्या? देखिए अंगार से काफी सारे वर्ड हम लोग ले रहे हैं। अंगार उगलना, अब अंगार का तो मतलब होता है जलता हुआ कोयला। अब जलता हुआ कोयला, आप तो ड्रैगन तो हो नहीं भूटान के या चाइना के जो आप अंगार उगलोगे, आप तो हो तो इंसान। अगर मुंह से आप अंगार उगल रहे हैं, जलता हुआ कोयला तो नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ गर्म चीजें निकल रही हैं। हमारे शरीर में क्या होता है, जो हमारे वचनों से आग की तरह बाहर निकलता है, हमारा गुस्सा, यानी कि हमारा जो क्रोध होता है उसे कहते हैं अंगार उगलना। यानी कि जब आप किसी से बहुत ही कठोर बातें कहते हैं, क्रोध में आकर कहते हैं, है कि नहीं, तो इसका मतलब होता है कठोर वचन कहना। क्या होता है? कठोर वचन कहना, किसी से बहुत बुरा भला कहना। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधा जो होता है वो देख नहीं पाता है, अंधा जो होता है वो देख नहीं पाता है। तो देख नहीं पाता है तो एक तरह से वो असहाय होता है, कुछ कर नहीं पाता अपने से, और किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, बटेर कुछ अच्छी चीज़ें होती है जो लग जाती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब किसी को बिना परिश्रम के ही सफलता मिल जाती है तो उसे अंधे के हाथ बटेर लगना कहते हैं। यानी बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। ठीक है, चलो भाई अगले स्लाइड में देखते हैं। अगला देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब भाई अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? देखो अक्ल, अगर शाब्दिक अर्थ देखें, हमारे दिमाग में अक्ल होता है, हम उस अक्ल को लगा के ये कहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर कोई इस पर पत्थर रख दे तो अक्ल तो काम करना ही नहीं, अक्ल तो काम ही नहीं करेगा, वो तो दब जाएगा, दब के वो खत्म हो जाएगा, अक्ल काम नहीं करेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक है, यानी कि मेरे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैंने जो मेहनत करके, पूरे महीने मेहनत करके जो मैंने पैसे कमाए थे उसे मैंने पूरे जुए में गवा दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा काम किया, है कि नहीं। आगे देखते हैं, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, भैया आंखों का तारा क्या होता है? आंखों का तारा, तारे जो होते हैं ना आंखों को बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, तारे जो होते हैं आंखों को बड़े अच्छे लगते हैं। तारा एक पॉजिटिव वर्ड है, एक सकारात्मक शब्द होता है, यानी कि प्यारा लगना। तो इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना, ये ना गलत है यहाँ पे, ठीक है, बहुत प्यारा होना। यानी जब कोई आंखों का प्यारा होना, मान लीजिए आपके घर में छोटा भाई है ना, 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, उस पर एक छोटा भाई है, तो उन तीनों बहनों के लिए छोटा भाई जो होता है, उन बहनों के लिए उनके आंखों का तारा होता है, यानी भाई उन बहनों को बहुत प्यारा होता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आंख लगना और आंखें चार होना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख लगना और आंखें चार हो जाना। आंखें तो भाई 2 ही है, खैर आगे देखेंगे। आंख लगना, अब आंख लगना क्या होता है? क्या होता है आंख लगने का मतलब है इस तरह से, यानी कि आप किसी काम में मग्न हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं और अचानक आपको नींद आ रही है और आप सो गए, इसे कहते हैं आंखें लगना। तो आंख लगना का मतलब होता है
नींद आना, ये थोड़ी सी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब होता है नींद आना, आंख लगना मतलब नींद आना, ठीक है। आंखें चार होना, अब बताइए आंखें चार होना क्या होता है? आंखें तो दो ही है, आपके पास दो है, अब ये चार कैसे होंगे? ये चार तब होंगे जब सामने कोई और हो, है ना, उनसे आपकी आंखें मिल गई, और आपके दो और उनके दो कितने हो गए? चार हो गए। तो भाई आपकी आंखें चार हो गई तो उनकी आंखें भी आपको मिल गई ना। यानी ये तब होता है जब हमें कोई पसंद आ जाता है, लड़का को लड़की, लड़की को लड़का पसंद आ जाता है, आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है, तो आंखें जो होती हैं वो चार हो जाती हैं, ठीक है। तो आंखें चार होना ही ठीक है, 6, 8, 10, 12 मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, आंखें फूट भी सकती हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो प्रेम होना, ठीक है, प्रेम होना सही है, ज़्यादा प्रेम नहीं होना चाहिए, मल्टीपल प्रेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अग्नि परीक्षा देना। अब भाई ये अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा मतलब एग्जाम, अब अग्नि मतलब आग। अब अगर सामने आग है और आपसे कहा गया है कि तुम इसे पार करके बताओ, यानी आपके साहस का परिचय लेना चाहता है कि आप कितने बहादुर हैं और आप कितने साहसी हैं। तो जब भी अग्नि परीक्षा, जैसे अग्नि परीक्षा, जैसे भगवान राम ने माता सीता से अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था, तो अग्नि में कूद जाना ये एक बहुत साहसिक काम होता है, ये साबित करने के लिए कि माँ सीता जो है साबित करने के लिए कि मैं अभी भी पवित्र हूँ, एक साहसिक काम है। अगर आप में थोड़ा सा भी कलेश होगा, आपके थोड़ा सा भी पाप होगा, तो अग्नि जो है आपको जला के भस्म कर देगा। तो एक साहसिक काम होता है ये करना। तो ये हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है साहसपूर्वक साहसपूर्वक सामना करना या साहसिक काम करना, ठीक है, साहसपूर्वक काम करना, ये हो गया साहस को सामना करना। उसके बाद अरण्य रोदन, ठीक है। अब ये अरण्य रोदन क्या है? अरण्य रोदन एक मुहावरा ही है और इसका मतलब होता है, अरण्य रोदन का मतलब बिना मतलब का, इसका कोई अर्थ नहीं है, बिना मतलब के जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो किया जा रहा है कि नहीं। बिना मतलब के मान लीजिए कोई रो रहा है, उसके रोने के पीछे कोई अर्थ नहीं है कि नहीं, तो इसका मतलब होता है निरर्थक। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया मुहावरा है, अरण्य रोदन का मतलब होता है निरर्थक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आंखों पर चर्बी छाना और आंखों से गिरना। चलो भाई, बहुत आंखें आ रही हैं, ठीक है ना। तो आंखों पर चर्बी छाना, अब आंखों पर चर्बी छाना क्या होता है? आंख देखिए, आंखों पे चर्बी कैसे छाएगी? आंखों में चर्बी तो होती नहीं है। तो आंखों पे अगर चर्बी अगर मान लीजिए आ जाती है, चर्बी अगर आ जाती है तो आंख मोटे हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये एक मुहावरा है, ठीक है, और इस मुहावरा का जो मतलब होता है कि आंखों पर चर्बी आ जाना, है कि नहीं, ठीक है। आंखों पर चर्बी छाना का मतलब होता है अभिमान करना। आंखों पर चर्बी छाने का क्या मतलब होता है? अभिमान करना, यानी घमंड करना। यानी अगर आज आप कुछ नहीं है, लेकिन 2 से 3 साल के बाद आप बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी हो गए, बहुत बड़ा नाम हो गया भारत में, ठीक है ना, जिनकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचे, आज उनको आप पूछते भी नहीं है, तो आपके आंखों पर चर्बी छा गया, यानी कि आपको बड़ा घमंड और अभिमान हो गया इस चीज़ का, ठीक है। आगे देखते हैं, आंखों से गिरना। आंखों से गिरना, देखिए आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन आंसू की बात यहाँ नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि होता है ना कभी घर में कि तुमने जो ये कृत्य किया है, तुम हमारी आंखों से आज गिर गए, तुम हमारी आंखों से गिर गए, मतलब तुम्हारा हमारे सामने कोई महत्व नहीं है, तुम्हारा कोई मान नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो आंखों से गिरने का मतलब होता है कोई महत्व ना रहना। क्या रहना? कोई महत्व ना रहना, आंखों से गिरना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आंख का पानी ढलना और आंख का काजल चुराना। तो आंख का पानी ढलना, आंख का पानी ढलना, आंख का पानी ढलना का क्या मतलब होता है? आंख का पानी ढलना, ठीक है भाई, बड़े ही बेशरम हो, है ना, यानी कि एकदम निर्लज्ज हो जाना। क्या हो जाना? निर्लज्ज होना। बहुत सारे लोग अपने दिन प्रतिदिन कर्म में ऐसा काम कर देते हैं जिनको पता है कि ये बहुत ही बेकार सा काम है, घटिया काम है। लोग ऐसे कृत्य करते हैं जहां उनको शर्म भी नहीं आती है, बेशर्मों की तरह, निर्लज्जों की तरह वो काम करते हैं, यानी उनके आंख का पानी ढल गया, यानी कि निर्लज्ज हो गए हैं, ठीक है। आंख का काजल चुराना, अब भाई आंख का काजल कोई कैसे चुरा लेगा? काजल हमारी आंखों में होता है,
अब कोई आके अगर आपके आंखों में काजल हाथ लगा दे तो आपको तो पता चल जाएगा ना, आप तो उसे पकड़ लोगे। इसका मतलब क्या होता है, फिर भी अगर कोई चोरी करके ले गया आपके आंखों का काजल, तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपके बिल्कुल सामने थी फिर भी चोरी हो गई, यानी आपके आंखों के सामने लोग चुरा के ले गए कोई भी चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सामने की वस्तु चुरा लेना। क्या लेना? सामने की वस्तु चुरा लेना। आई थिंक क्लियर हो गया। आंख का पानी ढलना, निर्लज हो जाना, आंख का काजल चुराना, सामने की वस्तु चुरा लेना। चलिए आगे देखते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना आटे दाल का भाव मालूम होना, है ना। मतलब घर में बैठ के बहुत सारे लोग बहुत डायलॉग मारते हैं, ना मार्केटिंग करेंगे, ना सब्जी लाएंगे, ना कुछ करेंगे, बैठ के मोबाइल खेलते रहेंगे। ठीक है, एक दिन जब कमाने के लिए बोला गया तो कमाने के लिए गया, हालत ख़राब हो गई, घर आया पसीने पसीने से। तो पिताजी ने कहा क्यों, क्या हुआ? बड़े पसीने पसीने, बहुत मेहनत करना पड़ा, है ना, बहुत मेहनत करना पड़ा। तो क्या पता चला असलियत क्या होती है, वास्तविकता क्या होती है? आज पता चला आटे दाल का भाव क्या है। घर में बैठे रहते हो ना, कहाँ मालूम चलेगा। तो देखिए, आटे दाल का भाव पता होना यानी असलियत का पता चलना। क्या चलना? असलियत, जो हमें पता नहीं था। ठीक है, आंधी के आम, भाई क्या है आंधी के आम? आंधी, आम खाते हैं, आंधी क्या संकर है? आंधी के आम। अगर शब्दों के अर्थ पे जाएं तो मतलब यह है कि आंधी में भाई कहीं से आम वगैरह उड़ के चला आया। तो आम तो हर एक को चाहिए होता है, तो ऐसे में किसी को अगर आम मिल रहा है तो बहुत ही आसान है, बिना फोकट के, निःशुल्क, है ना। होता है कभी कभी ऐसा, बहुत सी चीज़ें उड़ के चली आती है, सस्ती मिल जाती है हमको। तो आंधी के आम जो होते हैं, इसका जो मतलब होता है वो होता है सस्ती वस्तु। क्या वस्तु? सस्ती वस्तु, महंगी नहीं, सस्ती वस्तु। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं। आबनूस का कुंदा और आसन डोलना। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए। आबनूस का कुंदा और आसन डोलना। आबनूस का कुंदा, आबनूस का कुंदा जो है एक, देखिए मुहावरा का मैंने पहले कहा शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग एक विशेष अर्थ रखते हैं, एक विशेष अर्थ रखते हैं आबनूस का कुंदा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है जो मन का अत्यधिक काला होता है, जिसके मन में कपट, छल, द्वेष, है ना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, बुराई वगैरह होती है, उसे हम आबनूस का कुंदा कहते हैं, जिसका मन अत्यधिक काला होता है। ठीक है, दूसरा जो आप देखिए आसन डोलना। आसन डोलना कई बार आप लोगों ने फिल्मों में भी, खासकर भगवान के फिल्मों में, है ना, इंद्र का आसन डोल जाता है, तो सच में ही डोल जाता है आसन डोलना। तो जब इंद्र का आसन डोलता है किसी राक्षस के आक्रमण पे, तो इंद्र क्या होते हैं? घबरा जाते हैं कि भाई आज तो इंद्रासन हमारे हाथ से गया। तो आसन डोलने का मतलब होता है घबरा जाना। आज के राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी प्रासंगिक है ये, क्योंकि आसन डोलना मतलब क्या होता है? आज चीफ मिनिस्टर की गद्दी है, अब इस पार्टी के एमएलए जो है उस पार्टी में जाने वाले हैं, ऐसा सुनते हैं, कुछ लोग चले भी गए, तभी से आसन जो होता है मुख्यमंत्री का, वो डोलने लग जाता है। इसका मतलब उन्हें घबराहट होने लगती है। ठीक है, चलिए आगे कीजिए। 8 आंसू रोना। बताइए, आंसू भी गिन के रोते हैं और आग में घी डालना। ठीक है, 8 आंसू रोना। 8 आंखों से आंसू गिरते हैं, कभी गिने हैं आपने? मैंने तो नहीं गिने, मैं तो बिना गिन के ही रोता हूँ, पता नहीं कितने निकल गए, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, यहाँ तो 8 आंसू। मैंने देखिए, जब आप आंसू को गिन के रोते हैं, मैंने कहने का मतलब ये है 8 आंसू रोना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब आपके भावनाओं पे आपका कंट्रोल नहीं होता है और आप एकदम बिलख बिलख कर रोते हैं। ठीक है ना, आपने तेरे नाम फिल्म देखा होगा, है ना, जब सलमान खान के गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से होने वाली होती है, तो मंदिर में सलमान खान कैसे रोता है? वही होता है बिलख कर रोना। ठीक है, आग में घी डालना। अब आग में घी, घर में जब पूजा होती है तो घर में पूजा होती है तो हवन होता है, और हवन बिना घी के तो होता नहीं है। और घी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कि जो आग है उसे बढ़ाया जाए, ताकि हवन में आग जो है ज़्यादा हो जाए, ताकि हवन ठीक से हो सके। तो जब भी आप आग में घी डालते हैं तो उससे आग की जो तीव्रता है बढ़ जाती है।
यहाँ पे हवन की बात नहीं हो रही है। आग जो है एक अलंकारिक शब्द है, इसका मतलब होता है क्रोध। क्रोध भी आग के समान ही होता है, और किसी के क्रोध को भड़काना, इसी का मतलब होता है आग में घी डालना, आग में घी डालना। चलिए अगला देखिए, उगल देना और उलटफेर होना। उगल देना और उलटफेर होना, अब इसका क्या मतलब है? उगल देना, किसी भी पुलिस चोर को पकड़ती है और उसे कहता है कि देखो जो भी सच्चाई है उगल दो, बच जाओगे, सजा कम हो जाएगी। तो उगल देने का मतलब है जो भी अंदर रहस्य छुपा हुआ है, जो सच है वो बोल दो, है ना, तो क्या हो जाएगा? बच जाओगे। तो उगल देना का मतलब होता है सच बोलना, उलटफेर होना, है ना। तो भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है T20, और देख के ही लग रहा है कि जो है भारत जो है आसानी से ये मैच जीत जाएगा। साउथ अफ्रीका की बैटिंग हो रही है, अचानक एक बल्लेबाज आया और उसने एक ही ओवर में 5 छक्के लगा दिए, और एक ही ओवर में 5 गेंदों में 30 रन ऐसा बनाया कि पूरे मैच को उलट फेर करके रख दिया। यानी पूरे मैच को उलट फेर करके दक्षिण अफ्रीका की तरफ जीत का पलड़ा भारी कर दिया। तो उलट फेर कर दिया मतलब परिवर्तन कर दिया, जो पहले इंडिया जीतने वाली थी अब लग रहा है कि अब साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। तो उलट फेर होना इसका मतलब होता है परिवर्तन हो जाना, बदल देना चीज़ों को, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उंगली उठाना और उठ जाना। उंगली उठाना और उठ जाना, उंगली उठाना और उठ जाना क्या मतलब होता है? देखिए, जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं, ठीक है, उंगली उठाना, इस तरह से उंगली उठाने का मतलब है कि आप किसी पे किसी भी कृत्य के लिए दोषारोपण करते हैं, किसी के ऊपर दोष लगाते हैं कि ये जो गलती हुई है ये तुम्हारे कारण हुई है। तो उंगली जब उठाते हैं यानी आप किसी पे दोष लगाते हैं, ये नेगेटिव चीज़ है। तो इसका जो मतलब होता है उंगली उठाना यानी किसी पे दोषारोपण करना, किसी पे दोष लगाना। और एक है उठ जाना। उठ जाना, देखिए एक होता है उठना, तो जहां आप बैठे हैं वहां से उठना, और उठ जाना माने परमानेंटली उठ जाइए, मतलब सीधे परलोक को निवास कर जाइए, बाईपास टिकट काट के। तो देखिए उठ जाना, उठ जाने का मतलब होता है मर जाना। यानी जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसे मुहावरे की भाषा में उठ जाना कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखें, बहुत सारा करेंगे हम लोग, फटाफट करेंगे, मीनिंग जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काम निकलना और कान खड़े होना। ठीक है, देखिए काम निकलना और कान खड़े होना। आपने जानवरों को देखा होगा डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी चैनल में, जब भी वो हिरन वगैरह घास चरती है, उनके माफ कीजिएगा, उनके जो कान होते हैं वो हमेशा दाएं बाएं तिरछे माने घूमते रहते हैं। वो हमेशा सतर्क रहते हैं, कहीं से कोई आवाज़, किसी के चलने की, दुबक के चलने की आवाज़, शेर की, भेड़िए की, तो जल्दी उसको माने भाप लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो कान खड़े होना जो होता है, कान खड़े होने का मतलब होता है सचेत होना, सावधान रहना। क्या रहना? हमेशा सचेत रहना या सावधान रहना कि आगे पीछे क्या घट रहा है। एक होता है काम निकलना, कहते हैं ना, अच्छा जब काम निकल गया तो आज अपने मित्र को ही भूल गए। जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो मेरे पास आए, मैंने तुम्हें पैसे दिए, और आज उस पैसे जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। काम निकल जाना मतलब तुम्हारा जो मतलब था वो सिद्ध हो गया, यानी आपका जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया, उसे कहते हैं काम निकलना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 99 के फेरे पढ़ना, न 3 में न 13 में। बहुत ही अच्छा है, 99 के फेरे पढ़ना। देखिए 99 शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है 90। सचिन तेंदुलकर भी बहुत बार 99 में आउट हो चुके हैं, उसे कहते हैं हमेशा 99 के फेरे पड़ जाते हैं, रन बनाने के चक्कर में रहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 99 के फेरे पढ़ना है उसका मतलब होता है धन कमाने में लगे रहना। यहाँ जो ऑप्शंस हैं इसमें सही ऑप्शन क्या है? धन कमाने में लगे रहना। किस चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझट में फंसे रहना, मुख्यतः ये नहीं होगा। ठीक है, इसका सही मतलब है धन कमाने में लगे। 99 के फेरे पढ़ना, धन कमाने लगे रहना। ना 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में। कुछ भी काम करने के लिए मनोज से कहो तो वो काम कर नहीं पाता है,
एक नंबर का नालायक है, ना 3 में है ना 13 में है ना। इसका मतलब होता है वो किसी काम का नहीं है, ना 3 में ना 13 में, इसका मतलब है किसी काम का ना होना, यानी कि नालायक। ठीक है, आगे देखते हैं। कूप मंडूक होना और कुर्सी तोड़ना। कूप मंडूक होना और कुर्सी तोड़ना। कूप मंडूक थोड़ा भारी हिंदी शब्द है, ठीक है, हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कूप मंडूक का मतलब होता है एक तरह से ये ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, और ऐसे व्यक्तियों कहा जाता है जिनका ज्ञान बहुत ही लिमिटेड होता है, अल्प ज्ञानी जो होता है। यानी कि यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अत्यंत सीमित ज्ञान का होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कुर्सी तोड़ना, दिन भर तो कुछ करते नहीं हो, सिर्फ कुर्सियां तोड़ते रहते हो। दिन भर तो कुछ करते नहीं हो, सिर्फ कुर्सियां तोड़ते रहते हो। तो इसका मतलब सीधा सा देखिए, एक तरह से बोले तो यहाँ हो जाएगा उपद्रव मचाना, लेकिन नहीं, ये नहीं है, लगेगा ऐसा। अत्यधिक श्रम करना, ठीक इसका उल्टा है। सुंदर लिखना कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका मतलब होता है मेहनत ना करना। कुर्सी तोड़ने का मतलब होता है मेहनत ना करना। आगे देखिए, आगे क्या है? काट का उल्लू। काट का उल्लू क्या होता है? और कान का कच्चा। काट का उल्लू, कान का कच्चा। भाई कान का कच्चा तो आजकल के युग में काफी प्रचलित है। कान का कच्चा, किसी ने आपको कुछ भी आकर कह दिया और बिना जांचे परखे और सत्य की गहराई पे जाके उसकी परीक्षा किए बिना आप मान लेते हैं कि आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब यह है कि किसी की निंदा सुनकर उस पर शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, उसे वो कान का कच्चा होता है। आजकल की अफवाहें तो ऐसी ही फैलती है, हम जो भी सूचनाएं हमारे पास आती है उसको मतलब फैक्ट चेक करने के बिना हम जल्दी सुन लेते हैं और दूसरों को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। कान के बड़े कच्चे होते हैं हम लोग, ठीक है। और काट का उल्लू, उल्लू क्या होता है? उल्लू तो बहुत शातिर होता है कि नहीं। और काट यानी लकड़ी का उल्लू, ठीक है। तो जिसे हम लोग काट का उल्लू कह रहे हैं, एक्चुअली उसे हम क्या कह रहे हैं? मूर्ख कह रहे हैं, यानी बेवकूफ़ कह रहे हैं, मूर्ख। तो काट का उल्लू मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख। और कान का कच्चा, किसी की निंदा सुनकर उस पर शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, बिना सत्य की गहराई पे जाए बिना। चलिए आगे देखते हैं। कान काटना और कान पकड़ना। बताइए, कान काटना और कान पकड़ना। कान काटना, कान पकड़ना, बताइए जल्दी से क्या होगा? कान काटना और कान पकड़ना, ठीक है। अब कान पकड़ना तो स्कूलों में भी होता है, टीचर कान पकड़ते हैं, चलो सॉरी बोलो, मतलब अपनी गलती मानो, अपनी भूल मानो कि तुमने गलती की है। तो कान तो उसलिए पकड़ाते हैं ना, कान पकड़ो, उठक बैठक करो, है ना, उसको ये एहसास दिलाने के लिए भाई कि तुमने गलती की है। तो इसका मतलब होता है भूल स्वीकार करना। कान पकड़ने का मतलब होता है भूल स्वीकार करना, अपनी गलती मानना। और कान काटना, कान काटने का मतलब क्या होता है? कान काटना, इसका मतलब होता है अपेक्षाकृत अच्छा कार्य करना। कान काटने का क्या मतलब होता है? अपेक्षाकृत अच्छा कार्य करना। यहाँ पे ये गलत प्रिंटिंग हो गया है, लड़ाई करना नहीं होगा, अंग भंग करना नहीं होगा। लड़ाई, अंग भंग तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, कान को काट दिया, अंग को भंग कर दिया, शाब्दिक अर्थ तो होगा नहीं कभी भी इसका, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि अपेक्षाकृत अच्छा कार्य करना। और कान पकड़ना यानी भूल स्वीकार करना। चलिए आगे देखते हैं। कागज काला करना और कान फूकना। कागज काला करना और कान फूकना। कागज काला करना होता है ना, जैसे कि बच्चे घर में होते हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई उड़ाई शुरू नहीं की है और फिर भी उन्हें इतनी समझ है कि जो एक पेपर दे दो, एक कलम लेके, किसी का भी, या कोई पेंसिल लेके जो है पूरे कागज़ पे वो लोग जस्ट मैंने घिस देते हैं, कुछ लिखते नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है, पूरे कागज़ पे वो लोग पेंसिल से घस देते हैं, काला कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कागज़ काला करना, है ना, यानी कि बेकार की बातें लिखना, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बस कागज़ काला करके रखा है, उसमें जो लिखा हुआ है उसका कोई ना अर्थ है, ठीक है, कुछ नहीं है। कान फूकना, ये तो भाई ये तो आजकल के बहुत जगह पर चलता है कान फूकना। किसी का कान फूकने में क्या मतलब? किसी कानों में बातों में किसी कानों में कुछ कहना किसी के बारे में। एक्चुअली इसका सही मतलब होता है चुगली करना। क्या करना? चुगली करना। कान फूकना, ठीक है, कान फूकना यानी कि चुगली करना,
ठीक है। तो कागज़ काला करना यानी बिना मतलब की बातें लिखना जिसका कोई अर्थ नहीं है, और कान फूकना यानी कि चुगली करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।